काइजार विलियम प्रथम। तो बच्चों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियू की कल्पनादर्शी दृष्टि क्या थी? उन 3 अभिव्यक्तियों की चर्चा कीजिए जिन्हें उसने अपने प्रसिद्ध फर्स्ट प्रिंट में दर्शाया है। तो बच्चों, क्या है इस प्रश्न का उत्तर, बता सकते हैं? जैसा कि हम इस पर चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 1848 में 4 प्रिंटों या चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की थी। उनमें से पहला प्रिंट वही है जो आपकी पुस्तक का पहला चित्र है। फ्रेडरिक सारियू की कल्पना दृष्टि में यूरोप का गठन ऐसे राष्ट्र राज्यों से हुआ है जिनका अपना ध्वज और राष्ट्रीय पोशाक हैं। अपने फर्स्ट प्रिंट में उसने यूरोप और अमेरिका के विभिन्न आयुओं के स्त्री पुरुषों के विभिन्न समूहों को स्वतंत्रता की मूर्ति के समक्ष रैली करते दिखाया है, जो स्वतंत्रता की मूर्ति के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। इससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं जो हैं, पहली, अमेरिका और स्विट्जरलैंड राष्ट्र बन चुके हैं। इससे अन्य देशों को भी प्रेरणा मिलती है कि वह भी राष्ट्र बने। दूसरी बात ये बच्चों, फ्रांस के हाथ में तिरंगा झंडा है जो अन्य देशों को भी क्रांति के लिए प्रेरित कर रहा है। और तीसरी बात है बच्चों, जर्मनी के लोगों के हाथों में विभिन्न रंगों के झंडे लोगों में एकता की आवश्यकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। और चौथी बात है, ईसा मसीह, संत तथा देवदूत विश्व के समस्त देशों के बीच बंधुता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बच्चों, अब आता है हमारा अगला प्रश्न। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में हुआ प्रमुख बदलाव क्या था? तो बच्चों बताइए, क्या बदलाव हुआ था? आसान है, पूरे यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध आवाज उठाई जाने लगी और गणतंत्रात्मक सरकारों का महत्व बढ़ने लगा। तो बच्चों आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? आसान है बच्चों, राजतंत्र को समाप्त करके प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपना, यही उद्देश्य था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। रूपक यानी एलेगरी से क्या अभिप्राय है? इसके स्पष्टीकरण के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों बताइए, क्या होगा इसका उत्तर? बच्चों, जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, राष्ट्र, लालच, ईर्ष्या इत्यादि को एक व्यक्ति या वस्तु के रूप में दिखाया जाता है तो उसे रूपक या एलेगरी कहते हैं। एक रूपात्मक कथा के 2 अर्थ होते हैं, पहला शाब्दिक और दूसरा सांकेतिक। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि फ्रांस राष्ट्र को मारियान, जर्मन राष्ट्र को जर्मेनिया, इटली राष्ट्र को ला इटालिया और ब्रिटिश राष्ट्र को ब्रिटानिया द्वारा अभिव्यक्त किया जाता था। तो बच्चों, अब अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। तो हमारा प्रश्न है, पूरे यूरोप में 1830 से 1848 में शिक्षित अभिजात वर्ग के मध्य राष्ट्रीय भावनाओं का संचार करने वाली घटना का नाम लिखिए। तो बच्चों बताइए, वह घटना कौन सी थी? जी हाँ, सही याद आ रहा है आपको, वह घटना थी यूनान का स्वतंत्रता युद्ध। तो आइए बच्चों एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुखाम हो जाता है, समझाइए। बच्चों, आपको याद होगा कि यह बात ऑस्ट्रिया के शासक ड्यूक मेटरनिख ने कही थी। उनका आशय था कि यूरोप की राजनीति, समाज, संस्कृति और फैशन पर फ्रांस का बहुत प्रभावशाली नियंत्रण, प्रभुत्व और प्रभाव है। जो कुछ फ्रांस में घटित होता है उसका प्रभाव यूरोप के बाकी देशों पर भी पड़ता है और वह भी फ्रांस की नकल करते हुए वैसा ही करने लगते हैं। उदाहरणार्थ, जब जुलाई 1830 में फ्रांस में क्रांति हुई और बुर्बों वंश के शासक को हटाकर लुई फिलिप को राजा बनाकर संवैधानिक राजतंत्र का गठन किया गया, तो इसका प्रभाव यूरोप के बाकी देशों पर भी पड़ा, जिससे ब्रसल्स में भी एक क्रांति हो गई और बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया।
तो बच्चों एक अन्य प्रश्न देखते हैं। मैजनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु है, यह कथन किसने और क्यों कहा? तो बच्चों बताइए तो जरा इस प्रश्न का उत्तर। हमने इस पर पहले चर्चा भी की थी। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। यह कथन ऑस्ट्रिया के शासक ड्यूक मैटरनिख ने मैजनी के बारे में कहा था। मैजनी इटली ही नहीं अपितु पूरे यूरोप का एक जबरदस्त क्रांतिकारी था। वह कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था से जुड़ा हुआ था। उसने मार्सेल्स में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप जैसी क्रांतिकारी संस्थाओं का गठन किया, जिनके सदस्य और समर्थक पूरे यूरोप में फैले हुए थे। उसने इटली के एकीकरण के लिए 1830 और 1848 में क्रांतियां की। वह राजतंत्र का कट्टर विरोधी था और उसके खिलाफ लगातार विद्रोह भड़काता रहता था तथा चारों ओर लोकतांत्रिक गणराज्य का विचार फैलाता था। इसी कारण से सभी निरंकुश राजा उससे बहुत डरते थे और इसीलिए ड्यूक मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु कहा था। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न है, पोलैंड के राष्ट्रीय एकीकरण का तरीका जर्मनी और इटली के तरीके से भिन्न था, समझाइए। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे बताइए तो जरा। आप इस पर व्यापक चर्चा कर चुके हैं। आपको याद होगा कि यूरोप की बड़ी शक्तियां रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने 18वीं सदी के अंत तक पोलैंड के भूक्षेत्र को आपस में बांट लिया था और अब पोलैंड कोई स्वतंत्र देश नहीं रहा था। लेकिन फिर भी पोलैंड की राष्ट्रवादी भावनाएं संगीत और भाषा के माध्यम से जीवित रहीं। कैरोल कुरपिंस्की ने अपने ओपेरा और संगीत से पोलोनेज और मजूरका जैसे लोक संगीतों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया था। जब रूस ने पोलिश क्षेत्रों पर पोलिश भाषा के स्थान पर रूसी भाषा थोपने की कोशिश की तो पोलैंड के लोगों ने उसका जोरदार विरोध किया था और वह अत्याचार सहने के बावजूद अपनी पोलिश भाषा का प्रयोग करते रहे। इस प्रकार रोमानीवादी भावनाओं ने पोलैंड में राष्ट्रीय एकीकरण को बल दिया। दूसरी ओर जर्मनी और इटली में रोमानीवाद से बिल्कुल उलट बिस्मार्क और कैवूर की कूटनीति, युद्ध, सेना, राजनीति आदि के प्रयोग से राष्ट्रीय एकीकरण किया गया। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही आपकी कक्षा 10 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक का यह पहला पाठ समाप्त होता है। आशा है आपने इस चर्चा का भरपूर आनंद उठाया होगा और ढेर सारा सीखा भी होगा। तो स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपनी पढ़ाई भी जमकर करते रहिए। और हाँ बच्चों, जिन प्रश्नों पर हमने आज चर्चा की है उनके उत्तरों को अपनी पुस्तक की सहायता से अपनी नोटबुक पर लिखिए भी जरूर और अपने शिक्षक या शिक्षिका जी को भेजकर उसकी जांच भी अवश्य करवाइए। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।